चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं नज़र आती है, वो आखिर किस काम के लिए हमें ग्लोब में देखने को मिलता है। ये रहा ग्लोब। आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल में, कॉलेज में या किसी कार्यालय में इस प्रकार का ग्लोब रखा हुआ रहता है। ओके, तो आखिर ये ग्लोब क्या है, आज हम इसके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। और इससे पहले जो हमने क्लास किया था सौरमंडल में पृथ्वी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देखिए, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वॉच टाइम काफ़ी कम है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं। हाँ, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था, पृथ्वी के बारे में, और हमने देखा कि पृथ्वी गोलाकार ना होकर थोड़ा चपटा है। चपटा का मतलब थोड़ा अंडा टाइप का है। आप दुकान से अंडा खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि जो अंडा है वो अंडा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा चपटा हुआ रहता है। जो पृथ्वी है वो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ा हमें चपटी देखने को मिलता है और मध्य में थोड़ा हमें उभरा हुआ देखने को मिलता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? आप अपने घर में बैठकर बता सकते हैं कि आखिर पृथ्वी कैसा नज़र आता है? तो आप कहोगे कि नहीं। जब तक आप इस प्रकार के ग्लोब को नहीं देखे थे तब आप पृथ्वी के मतलब समझते नहीं थे। पृथ्वी का मतलब समझते थे कोई होगा शब्द, लेकिन जब से आप इस ग्लोब को देखे हैं आपके माइंड में बैठ गया है कि जो ग्लोब होता है इसी प्रकार का हमारा पृथ्वी भी है, जो कि 23.5 डिग्री पर थोड़ा झुका हुआ है और इसका अधिकांश भाग में हमें पानी देखने को मिलता है। ठीक, तो आज हम इसी ग्लोब के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ये जो ग्लोब होता है यह पृथ्वी का एक लघु रूप होता है। जैसा ही पृथ्वी देखने को रियल में मिलता है, सेम उसी प्रकार हमें ग्लोब भी देखने को मिलता है। ग्लोब हमें विभिन्न आकृतियों में देखने को मिलता है। कौन कौन सा आकृति में? जैसे बड़े ग्लोब हो गया, छोटे ग्लोब हो गया। छोटे ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी कर सकते हैं। और एक गुब्बारा जैसा भी ग्लोब देखने को मिलता है, जिसे फुलाने के बाद हमें उसमें सभी महाद्वीप, महासागर सब नज़र आता है। जब हम उसको फुलाते हैं तभी नज़र आएगा, अन्यथा वो जब सटका हुआ रहेगा या फिर सिकुड़ा हुआ रहेगा तब वो नज़र नहीं आएगा। जब इसमें हम हवा भरेंगे तो ये प्रॉपर हमें सब चीज़ों की जानकारी देगा कि कहाँ पर क्या स्थित है। तो जो गुब्बारे वाला ग्लोब होता है वो भी कैरी हम कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं होता है। जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं है, ये घूमता है। ये घूमता कैसे है? ये यहाँ पर जो एक आपको डंटी मिल रहा है देखने को, इस डंटी के पैरेलल ये घूमता है, कुछ इस प्रकार ये घूमता है। तो जो ग्लोब होता है स्थिर नहीं है, उस प्रकार पृथ्वी भी हमारा स्थिर नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार जो पहिया को घुमाता है और विभिन्न प्रकार के बर्तन को बनाता है। या आप बचपन में लट्टू जो खेले हैं तो आपने देखा होगा कि लट्टू मस्त घूमता है चारों ओर गोल गोल। ठीक उसी प्रकार ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसके सही आकार पर दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। नहीं तो हमें किसी भी स्थिति के बारे में वर्णन करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती, क्योंकि हमारे पास कोई वैसा प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि हम लोगों को दिखा सके कि ये रहा अफ्रीका, ये रहा अमेरिका। तो इस प्रकार के चीज़ों को हम डिनोट करने के लिए, वर्णन करने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं, मानचित्र का सहारा लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो इसी स्थिति को हम बताने के लिए दो काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। वो दो काल्पनिक रेखा कौन कौन थी? तो हमने चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाओं के माध्यम से हम किसी
भी स्थिति को जान सकते, किसी स्थान के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आप देखोगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है, जो कि हमने आपको दिखाया कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में आपको एक सुई देखने को मिल रहा है। इसी सुई को हम लोग कहते हैं अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्ष। और इसी में ये जो ग्लोब है घूमता है। ग्लोब पर दो बिंदु आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हमारा जो पृथ्वी है वह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ओके, तो हमारा जो सूर्य है वो पूरब से उठता हुआ इसलिए प्रतीक होता है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और इस जो सूर्य है वो अपने जगह पर स्थिर होता है। जब पृथ्वी घूमता है तो ये हमें थोड़ा उठता हुआ नज़र आता है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा से वीडियो समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है दोस्तों। तो हमें लाइक करके और थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं। चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ग्लोब है वो, या कहें पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन याद रखना कि इन दोनों में एक अंतर है। किसमें एक अंतर है? जो पृथ्वी है वो वास्तव में कोई सुई वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। पृथ्वी पर कोई सुई देखने को नहीं मिलता है जिस प्रकार हमें ग्लोब में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो झुका हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से हम उसको माने हैं, एज्यूम किए हैं कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का रेखा होगा, जिससे हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को कैलकुलेट करने में आसानी होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमने क्या जाना कि दो काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अक्ष हो गया और एक हो गया विषुवत रेखा। तो देखिए आपके सामने दो रेखा नजर आ रहा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो वो आखिर दूसरा कौन सा रेखा है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांट रहा है? तो वो है विषुवत रेखा, इक्वेटर हम कहते हैं। ओके, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और ये हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में स्थित जितना भी भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके नीचे जितना भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि उत्तर वाला भाग उत्तर में स्थित है और दक्षिण वाला भाग दक्षिण में स्थित है। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो विषुवत वृत्त है यानी भूमध्य रेखा है, ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों के अक्षांश को हम अक्षांश कहते हैं। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जितना भी हमें वृत्त देखने को मिल रहा है, समांतर वृत्त, उसी वृत्तों को हम कहते हैं समांतर रेखाएं या फिर अक्षांश रेखाएं। क्या समझे? एक बार और एक हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि जो विषुवत रेखा है इसके समांतर में जितने भी हमें वृत्त या सर्कल देखने को मिल रहा है, इन सर्कल को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है। अक्षांश रेखाओं को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश को प्रदर्शित करती है। जो विषुवत वृत्त है वह शून्य अंश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी हमें समान देखने को मिलती है। ओके, कैसे समान देखने को मिलती है? तो अभी हमने जाना कि विषुवत जो वृत्त है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। उत्तर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि हमने क्या जाना कि चारों ओर वृत्त का एक चौथाई भाग है, अतः इसका माप हम 360
अंश का अगर निकलाएंगे 1/4 निकलाएंगे तो ये कितना होगा, 90 अंश होगा। यानी 90 अंश हमें ऊपर देखने को मिलता है और 90 अंश हमें नीचे देखने को मिलता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 90 अंश हमें दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की जो समांतर रेखाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और विषुवत वृत्त के जो दक्षिण में स्थित रेखाएं हैं उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा को हम लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। जैसे जैसे चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे हमने समझा कि ऊपर भी 90 अंश है, नीचे भी 90 अंश है। ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो रेखा आपको देखने को मिल रहा है ये 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे देखने को मिल रहा है ये 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। इससे हमें कंफ्यूज ज़रा सा भी नहीं होगा कि आखिर हमें किस स्थिति के बारे में ये बता रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध को कह रहा है या दक्षिणी गोलार्ध को कह रहा है। इस प्रकार एक उदाहरण आपको नीचे देखने को मिलेगा, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। चलते हैं और देखते हैं उदाहरण को। तो महाराष्ट्र में जो चंद्रपुरा है और ब्राज़ील का जो बेलो हॉरिजॉन्टो है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्टे है वो एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन से स्थान पर, 20 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इसमें एक अंतर हमें देखने को मिलता है। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राज़ील में स्थित है वह विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ओके, ठीक, समझ गए होंगे। यानी कह रहा है कि दोनों एक ही अंश पर एक ही अक्षांश पर स्थित है 20 डिग्री और 20 डिग्री में, लेकिन एक उत्तर में स्थित है 20 डिग्री और एक दक्षिण में स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार हम उत्तर और दक्षिण को लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री को डिनोट करता है, वहीं उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर को हमें बताता है और जो दक्षिणी ध्रुव है ये 90 डिग्री दक्षिण को हमें बताता है। इसके अतिरिक्त हमें 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखा देखने को मिलता है। कहाँ पर, ग्लोब में। ग्लोब में, जी हाँ, ग्लोब कहें, मानचित्र कहें या फिर पृथ्वी कहें। तो इस प्रकार के 4 आपको और देखने को मिलता है। ये तो रहा हमारा विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री को बताता है। एक रहता है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। एक है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिण में स्थित है और कर्क रेखा उत्तर में स्थित है। इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, वहीं जो मकर रेखा है वो दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आता है एक उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और एक दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ये 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इसको समझेंगे। आगे क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। विषुवत वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और जो विषुवत रेखा है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो ये ताप कटिबंध क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का कष्ट कर रहा हूँ, ज़रा सा भी मैं टाइम पास या फिर कुछ ऐसा नहीं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा बेकार हो। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इसको हमने देखा कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर स्थित है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो सभी अक्षांश है उस पर सूर्य की जो प्रकाश है वर्ष में
एक बार दोपहर में सिर के ऊपर उठता है। आप अगर कहीं पर भी हो, दिन के दोपहर में आप देखिएगा कि जो सूर्य है वो आपके सिर के ऊपर में होता है। ठीक उसी प्रकार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश है, वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वर्ष में एक बार जो उसका प्रकाश है उसके सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा का मतलब गर्मी प्राप्त होता है। ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पर हमें क्या होता है, गर्मी मिलती है। यहाँ पर मैं आपको और एक बात एडिशनल बताना चाहता हूँ कि उत्तर भारत के लोग और जो दक्षिण भारत के लोग हैं, इसके कलर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उत्तर भारत के लोग थोड़ा कलर में गोरा होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग कलर में थोड़ा ब्लैक होते हैं। इसके पीछे का कारण अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताने का कष्ट कीजिएगा। नहीं पता है तो हमें थोड़ा सा समझाने का समय दीजिए। तो देखिए, आप जितना धूप में रहते हैं आपका जो बॉडी है वो ब्लैक पड़ जाता है। ये आप महसूस किए होंगे कभी ना कभी। ठीक उसी प्रकार जो हमारा दक्षिण भारत है, तमिलनाडु, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो कर्क रेखा के बीच में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाता। तो यहाँ पर मैं एक बताना चाहता हूँ मानचित्र बनाकर। ये रहा हमारा कर्क रेखा और यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश कुछ राज्य देखने को मिलता है। तो देखिए, ये रहा विषुवत रेखा, मान लीजिए इसके नीचे है मकर रेखा। तो यहाँ पर क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, जहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और जितना ज़्यादा ऊष्मा मिलेगा उतना गर्मी देगा और हमारा कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को इससे मिल जाता है। ठीक, हम कहाँ पर थे? ओके। और इसी क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊष्मा सबसे ज़्यादा मिलती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या याद करना है कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इन रेखाओं के बाद किसी भी और अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य का जो प्रकाश है सिर के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की तरफ, सॉरी, अक्ष की तरफ कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा, मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा है, हम समझाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत ही मस्त समझाते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए सूर्य है, तो देखिए जो तिरछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप ही बताइए कि तिरछा जा रहा है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इस चित्र को गौर से देखिए, आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए, ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर आपको सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर ये रहा हमारा ध्रुव। तो इस ध्रुव में थोड़ा सा स्क्रीन हट गया था। तो ध्रुव में आपको देखने को मिल रहा है जो सूर्य का प्रकाश है थोड़ा तिरछा पड़ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउन है। ओके, ज़्यादा लेंदी शब्दों का यूज़ ना करें, इससे आपको भी समझने में कठिनाई होगी। तो हमें पता है कि जो ध्रुव है वहाँ पर सूर्य के जो किरणें हैं वो तिरछे हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त पर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं जो दक्षिणी वृत्त ध्रुव है इसके बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण मतलब शीत और शीत का मतलब ठंडा देता है। भाई, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के स्टूडेंट हैं, तो हमें इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा समझना होगा।
तो भाई हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, कुछ फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, जो फ्रेंड पढ़ने में एक्टिव रहते हैं उसके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ओके, हम अपने लिए और आपके लिए एक सेपरेट रूम बनाएंगे जहाँ पर साउंड प्रूफ हम क्वालिटी को वहाँ पर डालेंगे, यानी साउंड प्रूफ हम रूम बनाएंगे। तो शीतोष्ण कटिबंध हम किसे कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहेंगे, इसको थोड़ा सा समझ दीजिए। तो देखिए, जो मकर रेखा है और उत्तरी वृत्त ध्रुव, सॉरी, मकर रेखा है और दक्षिणी वृत्त ध्रुव है, इसके बीच में जो आपको रेड छाया वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हमें लो देखने को मिलता है, जिस कारण इसको हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसको हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए हम इसको कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध हमें दोनों जगह देखने को मिल रहा है, एक उत्तर में भी हमें देखने को मिल रहा है और दक्षिण में भी देखने को मिल रहा है। तो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है इसको हम दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और उत्तर वाला जो भाग है उसको हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कहेंगे। ओके, तो आप समझ गए कि आखिर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है। ओके, और इस चित्र से हम और एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो ग्रीन कलर का है यहाँ पर टेम्परेचर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पर लो हो जाता है और सबसे लो आपको टेम्परेचर ध्रुवों पर देखने को मिलता है, यानी इधर आपको टेम्परेचर वेरी लो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उतना पहुँचता नहीं है, जिस कारण से जितने भी बर्फ़ है, अटलांटिक है, आर्कटिक है, सब आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिलेगा। ओके, चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। ये हमें बहुत ही कंफ्यूज कर दे रहा है, तो मैं आपको बहुत ही सरल वे में समझा रहा हूँ कि हमने 3 चीज़ों को समझा। यहाँ पर 3 चीज़ आखिर कौन कौन से हैं, इसको मिटा लेता हूँ। एक है शीतोष्ण कटिबंध, एक है शीत कटिबंध, एक है शीत कटिबंध, एक है शीतोष्ण कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। याद कीजिए इसी वीडियो में, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब उष्मा, उष्मा मतलब ज़्यादा उष्मा। चलिए देखते हैं। तो देखिए बाबू, क्या समझे हम, ये रहा उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें उष्मा देखने को मिलता है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, यानी ये वाला जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है, कलर अगर हम चेंज कर लें तो प्रॉब्लम कोई, तो आप कहेंगे कि नहीं। तो ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा लो देखने को मिलता है और बहुत लो हमें, यानी बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर। इसको हम शीत कटिबंध कहेंगे। शीत मतलब बहुत ही शीत गिर रहा है। लोकल शब्दों का यूज़ करके समझिए, बहुत ही सरल होगा समझना। क्या समझें कि शीत कटिबंध मतलब टेम्परेचर 0 के नज़दीक, शीतोष्ण कटिबंध का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, उस प्रकार का टेम्परेचर। वहीं उष्ण कटिबंध का मतलब 70 डिग्री, 80 डिग्री, उस प्रकार का टेम्परेचर देखने को मिलता है कहीं कहीं पर, यानी टेम्परेचर कहीं कि थोड़ा उच्च होता है। ठीक है, चलते हैं अब देशांतर रेखा। मैं आपसे कभी भी पूछूंगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताने का कष्ट कीजिएगा, और हम अपने चैनल पर पोल भी क्रिएट करते रहते हैं, पोल में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब चलते हैं देशांतर रेखा क्या है। तो देशांतर रेखा क्या है, अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें बताइए थोड़ा शॉर्ट वे में कि देशांतर रेखा ये रेखा है। मतलब क्या रेखा है देशांतर रेखा? देशांतर रेखा मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। बस हो गया, और इससे ज़्यादा आपको समझना ही नहीं है। अगर नॉर्मल समझना है, थोड़ा एडवांस जाना है तो फिर जा सकते हैं। जैसे किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए हम उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त जानकारी
की आवश्यकता होती है। तो हमें किसी जगह की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश के अलावे देशांतरों को भी जानना होगा। क्या आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है? कौन सा स्थान पर? 20 डिग्री दक्षिण पर स्थिति ये है कि ये आपको सरल शब्दों में बता रहा है कि ये 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, लेकिन देशांतर कितना है ये भी तो समझना आवश्यक है। तो इसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले जो रेखा है ना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा है, पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थिति की दूरी कितनी है? इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे इसकी जो दूरी है वो घटती जाती है। जैसे जैसे हम समझाते हैं ना भाई, आपको टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझिए। देखिए कि यहाँ पर आपका दूरी कितना है इस क्षेत्र में, यहाँ पर दूरी देखिए कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और भी कम और कम कम होते जा रहा है। यानी जो देशांतर रेखा है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी दूरी जो है वो कम होती जाती है। समझ में आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे हम ध्रुवों पर यानी पोल्स पर पहुंचते हैं तो ये शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखा जो है वो याम्योत्तर आपस में मिल जाती है, एक बिंदु जैसा वहां पर नजर आएगा। अक्षांश यानी जिसे हम समांतर रेखा भी कहते हैं से विभिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। तो हमने क्या देखा कि अक्षांश रेखाओं से विभिन्न सभी जो देशांतर रेखा की लंबाई है वो समान होती है। लंबाई समान होती है लेकिन उसकी जो मोटाई है दोनों के बीच का वो कम होता जाता है। इसको भी चलिए हम चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए, ये वृत्त जो है ये हमें इक्वल देखने को मिलता है, ये वाला वृत्त। यानी आप समझिए ना, जैसे यार डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम इतना क्लियर हम आपको समझाते ना। सुनिए, आप इसको याद कर लीजिए, समझाने का यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई हो रही है और परेशानी के साथ हम क्या आपको बताएं, बहुत ही ज़्यादा पसीना चुभ रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डर है इसलिए आपको नहीं दिखा सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, कहीं पर याद कर लीजिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं सभी देशांतर याम्योत्तर के लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों में निश्चित किया जाता है ग्रीनविच लाइन। एक ग्रीनविच है जहाँ से सभी देशों के यार बहुत ही ज़्यादा पसीना चुभ रहा है, क्या जो करें। हम सोच रहे हैं कि स्किप कर दे वीडियो को, लेकिन आप सबका प्यार देखकर, आप सबका सपोर्ट देखकर वीडियो को हम रोकने में असमर्थ हैं। अगर आप हमारे इस कंप्लीट प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, तो आप हमारे जो ब्लॉग चैनल है उसके माध्यम से जुड़कर हमारे लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच के बारे हम वीडियो को रोकेंगे नहीं, हम बल्कि इस क्लास को करके जाकर नहाएंगे, लेकिन क्लास को रोकेंगे नहीं। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीन जो एक स्थित है लंदन में स्थित है ग्रीनविच, जहाँ पर राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। याम्योत्तर मतलब आप समझिए ना, देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर कहा जाता है। उतना देखिए, आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो टेंशन लेने का बात नहीं है, सरल शब्दों में समझाऊंगा कि याम्योत्तर का मतलब क्या है।
देशांतर रेखाएं। और एक लंदन का शहर है जहाँ से इन याम्योत्तर रेखाओं को काउंट किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये एक शहर है जो कि लंदन में स्थित है। ये जो डॉट डॉट लाइन आपको देखने को मिल रहा है ये है प्रमुख याम्योत्तर। और यहाँ से जो पूर्व में स्थित है इसको हम कहेंगे कि पूर्वी याम्योत्तर, और इसके जो दक्षिण में स्थित पश्चिम में स्थित है इसको हम कहेंगे पश्चिमी याम्योत्तर। ओके। और इधर भी आपको 180 देखने को मिलेगा, इधर भी 180 देखने को मिलेगा। क्या? देशांतर रेखाएं, ये प्रकार के रेखाओं। जबकि देशांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने जाना कि अक्षांश रेखा में उत्तर में 90 और दक्षिण में 90 देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। इतना समझने वाला और कोई बात है ही नहीं। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। और आपसे अगर पूछे कि बताइए कि जो हमारा भारत है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, कभी अलार्म सेट किए हैं, कभी टाइमिंग सेट किए हैं, तो आपको देखने को मिला होगा 5.5 घंटा ईस्ट देखे होंगे कभी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टाइम है वो सेट किया गया है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ओके। अगर हमारे यहाँ कुछ बज रहा है समय, मान लीजिए 10:30 बज रहा है, तो आप उसमें 5.5 घंटा घटा दीजिए, तब यहाँ का टाइम आपको पता हो जाएगा कि ग्रीनविच का टाइम क्या है। ओके, चलते हैं आगे। देशांतर और समय। तो देशांतर और समय तो अभी हमने आपको समझाया कि कैसे समय का हम डिनोट करते हैं देशांतर के माध्यम से, क्योंकि देशांतर जो रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। और ये जो है वो है मुख्य याम्योत्तर, ये रेखा, कलर चेंज, ये है मुख्य याम्योत्तर रेखा। ओके। तो इधर जितना भी शहर है या देश है सब पूर्व की ओर स्थित है, यानी वहाँ पर सूर्य जल्दी उगता है, वहाँ पर सूर्य जल्दी उगता है। तो इसलिए वहाँ का टाइमिंग थोड़ा आगे कर दिया है। और इधर सूर्य बहुत ही लेट से उगता है, जिस कारण से ये पीछे हो गया है। तो इस प्रकार समय का निर्धारण हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 360 डिग्री घूमती है कौन? याम्योत्तर रेखा, यानी देशांतर रेखाएं 24 घंटे में। 24 घंटे में हमारा पृथ्वी एक चक्कर लगाता है, यानी 360 याम्योत्तर 24 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। तो जब हम निकालेंगे कि आखिर एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए कितना समय लग रहा है, तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी क्या हम आपको समझाएं कि इस प्रकार के याम्योत्तर रेखाओं की संख्या टोटल पृथ्वी पर कितनी है? 360 है। और एक अगर याम्योत्तर में हमें जाना है तो हमें 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर कोई उतना रॉकेट वाला बात नहीं है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, इसलिए हम एक मानक समय का निर्धारण करते हैं। अच्छा, भारत का जो मानक समय है ये किन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है? तो ये आपको पता है कि हमारा जो एक बहुत ही फेमस जगह है जिसे हम कहते हैं मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। 42.5 डिग्री भारत का मानक समय है। चलते हैं आगे, और बस हमारा चैप्टर यहीं पर हो जाता है दोस्तों समाप्त। और उतना कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है नहीं। कुछ अभ्यास प्रश्न है, अगर हो सके तो आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका सिर्फ रिवीजन हो सकता है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि आधे वीडियो के बाद मैंने अपना फ्लो को कम कर दिया, क्योंकि दोस्तों बहुत ही पसीना हमारे शरीर में आ चुका है, पसीना चुभ रहा है। रनिंग करने के बाद जिस प्रकार पसीना आता है ना, सेम उसी प्रकार हमारे अभी शरीर में पसीना आ रहा है। सो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा भी हमारे ऊपर दया दिखा देंगे, वीडियो को लाइक करके कुछ फ्रेंडों के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब भी अगर कर देंगे, तो बहुत बहुत बहुत
कृपा बहुत मतलब क्या जो कहें आपको, छोड़िए। चलिए, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस बहुत कष्ट से हम वीडियो बना रहे हैं। आपसे मिलेंगे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।